आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे काउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे काउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, जो आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं तीनों टॉपिक। बट बेस्ट पार्ट क्या है तीनों टॉपिक का, ही तीनों टॉपिक में से लगभग 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 क्वेश्चन फॉर श्योर, ठीक है, आपके क्या आएंगे एग्जाम में आएंगे, जो कि आपके इंट्रोडक्शन से कवर करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो क्वेश्चन होंगे आपके 2 जगह आएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे चारों क्वेश्चन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड होते हैं आपके, बट वो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड आता है, लाइक AS 1 2 आपका 10 जो भी है आपके सिलेबस के अंदर वो आएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे वो इंट्रोडक्शन में से आएंगे। आप समझो ये पूरा एक चैप्टर है, आपकी मर्जी है। ICI की मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जाओ तो ये 3 यूनिट्स है आपकी। ठीक है, आइए जी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने पूरे के पूरे जो नोट्स हैं आपके ICI की मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बना रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इन्होंने क्या बोल रखा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ भी नहीं है ये आपके, दैट इज ये क्या बोल रहे हैं आपसे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रेफर्स टू कॉमन सेट ऑफ एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर स्टैंडर्ड्स या फिर प्रोसीजर्स दैट बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट फॉलो when it prepares and presents its financial statements. In short, इसमें से एक वर्ड पिक कर लेते हैं, दैट इज क्या, गैप क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही होते हैं। गैप क्या होते हैं आपके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हर एक एंटिटी को फॉलो करने होते हैं जब वो क्या बना रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2 चीजें वर्ड यूज करी हुई हैं, एक प्रिपेयर करना और एक क्या करना, प्रेजेंट करना। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब प्रिपेयर करते हो तो कोई मेथड्स अप्लाई करते हो, क्या करते हो, कोई मेथड। ठीक है, वो मेथड सारे प्रिस्क्राइब कहाँ होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। ठीक है, जब उसको प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो आप, तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, जो आपको गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क्स आपके प्रोवाइड करके, कहां पर, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। ठीक है जी, तो गैप के अंदर 2 टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्होंने प्रिस्क्राइब करे हुए हैं। एक को बोलते हैं हम नेशनल गैप और एक को क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल गैप। ठीक है जी, आपका जो नेशनल गैप है वो कुछ भी नहीं है, आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हम बोलेंगे इशूड बाय ICAI। ये वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो नॉन कॉर्पोरेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, बट कुछ कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है, वो हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल गैप्स कुछ भी नहीं है, एक ही है आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो क्या हो गया, IFRS। जिस तरीके से अकाउंटिंग के सिलेबस में ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं आपके, ठीक है, और आपका पूरा CA फाइनल का जो आपका सिलेबस है IFRS बेस्ड है, तो ग्रेजुअली मैं क्या देख रहा हूँ कि CA इंस्टीट्यूट्स जो है वो अकाउंट्स के सिलेबस के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ाता जा रहा है। नंबर 2, फाइनल के अंदर तो पूरा का पूरा IFRS आ गया। जो मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस चैप्टर में से, वो क्या, IFRS से कनेक्टेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ इस बार। ठीक है जी, चलिए जी इसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, फर्स्ट पॉइंट में गैप के बारे में लिखा था, गैप कुछ भी नहीं है। गैप क्या है, कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जो हर एक एंटिटी क्या करती है, फॉलो करती है जब वो प्रिपेयर करती है एंड प्रेजेंट करती है किसको, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अभी गैप क्या है, 2 टाइप के गैप होते हैं, नेशनल गैप और क्या होते हैं आपके इंटरनेशनल गैप। लाइक US में कोई लोकल कंपनी वहां की होगी या कोई नॉन कॉर्पोरेट होंगे, तो वो क्या फॉलो करेंगे, US गैप। यूके में यूके गैप्स हो गए, बट कोई भी लिस्टेड कंपनीज हैं, बड़े लेवल की कंपनीज हैं, जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने प्रिपेयर करती हैं तो उनके लिए मैंडेटरी क्या है, क्या वो फॉलो करते हैं, IFRS। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एट इंटरनेशनल लेवल such authoritative standards are known as international financial reporting standards at many places, and in India we have authoritative standards named as accounting standards and Indian accounting standards। बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, दैट इज कि इंटरनेशनल लेवल पे हम बोलते हैं इनको क्या, IFRS। ठीक है, इंडिया के अंदर हमारे पास 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एक क्या है हमारे, दैट इज एक है हमारे AS इशूड बाय ICAI, और दूसरा क्या है हमारा, दैट इज इंड AS। इंड AS किसने इशू करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने इशू करें, सेंट्रल गवर्नमेंट। आई बात समझ। ठीक है, इंडिया में 2 टाइप के स्टैंडर्ड चलते हैं, एक का नाम है इंड AS और एक का नाम क्या है आपका, AS इशूड बाय ICAI। जो AS इशूड बाय ICAI है वो हमारे सिलेबस में है अभी, जो इंड AS की एप्लीकेबिलिटी है हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, पर ये फाइनल में सारा का सारा फाइनल क्या होगा आपका, इंड AS बेस्ड है। नंबर 2 इन्होंने क्या बोला यहाँ पर आपको जो IFRS है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, इंड AS ही है, मतलब या बोल सकते हैं, रिवर्स बोल सकता हूँ, सॉरी, जो इंड AS है वो कुछ भी नहीं है, क्या है वो, IFRS ही। ठीक है, IFRS के अंदर कुछ चेंजेस करके
हमने इंडिया के अंदर क्या करा है, इसको कन्वर्ज करा है। क्या करा है, इसको कन्वर्ज करा है। नेक्स्ट आ जाओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या, ध्यान से पढ़ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ढंग से देखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। क्या है, रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी या गवर्नमेंट या फिर क्या अदर रेगुलेटरी बॉडी, कोई भी हो सकता है। तो 3 लोगों के पास अथॉरिटी है किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, उसके बाद बोला गवर्नमेंट, और थर्ड क्या हो गया, कोई और अदर रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, जो हमारी कंट्री में कोई और रेगुलेटरी बॉडी है वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर सकती हैं। कवरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, आरएमपीडी, याद है चीज, कवरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट। सबसे पहले कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, रिकॉग्निशन, फिर क्या हो गया उसका मेजरमेंट, थर्ड क्या हो गया प्रेजेंटेशन, और फोर्थ क्या हो गया बेटा डिस्क्लोजर, दैट इज कॉल्ड आरएमपीडी। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, accounting standards are the written policy document number 1 issued by expert accounting body, government या other regulatory body covering the following aspects। aspect कौन से, RMPD, done। अब benefits क्या है हमारे, ACD, benefit क्या है हमारे ACD, A stand for that is called आपका alternative accounting treatments को वो standardize कर देता है, that is called standardization। हमारे पास क्या होता है, कभी कभी अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं अपने आप को। डन। जैसे मैं बोलूं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपका जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, आपने सुना होगा फीफो, लीफो, राइट, और क्या सुना है, वेटेड एवरेज, उसके बाद हीफो भी होता है, कोई क्या होता है, हीफो भी होता है, ऐसे करके बहुत सारे मेथड होते हैं। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने क्या करा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने स्टैंडर्डाइज कर दिया, आपको बोला कि 2 ही मेथड एप्लीकेबल है, या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज। कई हद तक इन्होंने क्या करा, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को खत्म करके बोला सिर्फ 2 ही मेथड ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, या तो वेटेड एवरेज या तो क्या हो गया आपका फीफो। बात समझ आ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो, प्रिपरेशन करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो, तो आपके अकाउंट्स ऑटोमेटिक क्या होते हैं, कंपैरेबल बन जाते हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का 4 जो एलिमेंट था, 4th एलिमेंट क्या था, डिस्क्लोजर। क्या था आपका, डिस्क्लोजर, देखा अभी हमने ऊपर। डिस्क्लोजर्स के अंदर क्या होता है, दैट इज कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनी तरफ से कहता है कि इस पॉइंट को डिस्क्लोज करना है, इस पॉइंट को डिस्क्लोज करना है, जो हो सकता है लॉ ना बोल रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी लॉ है, बट जहां पे कॉन्ट्राडिक्ट होता है लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, तो हम फॉलो किसको करते हैं, लॉ को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। बट एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जहां पे लॉ साइलेंट हो, जहां पे लॉ क्या हो, साइलेंट हो, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ बात करने को बोल रहा है, तो वो वाली बात हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एडिशनल डिस्क्लोजर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका जो एएस नंबर 1 है उसका नाम भी यही है, डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इंडिया में अभी तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं बेटा, इंडिया में अभी तक जो है 32 थे, बट 3 लास्ट के स्टैंडर्ड डिलीट हो गए हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, आज भी इंडिया के अंदर कितने, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 29 में से जो AS 6 है वो मर्ज हो गया किसके साथ, AS 10 के साथ, और जो AS 8 है वो कहां चला गया, AS 26 के साथ, ठीक है। AS 6 चला गया, ये मर्ज हुए हैं, डिलीट नहीं हुए, इसको विड्रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विड्रॉ। बाकी 3 तो लास्ट के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे थे, किस पर थे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो डिलीट हो गए, उनके बारे में सोचो भी मत, जब डिलीट ही हो गए सोचो भी मत। और ना AS की सॉरी ना ICI की बुक में लिखा हुआ है उनके AS के बारे में। डन, तो ये बातें हमने पढ़ ली यहाँ पर। अब यहाँ पे ना कुछ आपके पास लिस्ट दे रखी है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। एक बात मैं आपको बता दूं, एक बार ICI ने क्या करा, ICI ने एक क्वेश्चन दिया, कितने मार्क्स का, पूरे 15 मार्क्स का, जहां पे उन्होंने क्या बोला, आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सिर्फ नाम बता दो, ठीक है। अब 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन था जो देख के लग रहा है बड़ा इजी है, पर हो भी नहीं पा रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दैट इज 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आप चाहो और एक अच्छे बच्चे हो तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम याद कर सकते हो सकता है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट है आपका ICI ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन दे दे, बट थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार ऐसा आया था बस। डन, तो इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन है, हालांकि मैंने लिस्ट वो यहाँ पर दी नहीं है, ठीक है, फिलहाल के लिए उसकी जरूरत नहीं है, बट अपने जो सिलेबस के AS है, 8 AS है, उनको आप हमेशा माइंड में रखोगे कौन कौन से AS है। डन, तो यहाँ पे कुछ बातें करी हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। उसके बाद
नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले समझना पड़ेगा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या हो गया बेटा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो आज की डेट में क्या है? IFRS। ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जिनको फॉलो करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाओगे। लाइक ये वो स्टैंडर्ड्स हो गए जहाँ पे अलग अलग जो कंपनीज हैं, जो अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, वो सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाती हैं। लाइक एक कंपनी है, 6 कंट्री में ऑपरेट कर रही है और 6 कंट्री के अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अपने अपने लॉज हैं। अब सब कंट्रीज के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होने की वजह से सब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी कंपेरेबल नहीं हो पाएंगी। क्या नहीं होंगी? कंपेरेबल नहीं हो पाएंगी। और जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेंगी, अलग अलग फॉर्मेट दिखेगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उनकी कंफ्यूजन ना बढ़े तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक सिंगल सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को रखते हैं। आई बात समझ? तो लगभग लगभग वर्ल्ड के अंदर हाफ ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड की आज IFRS फॉलो कर रही है। क्या फॉलो कर रही है? IFRS। मतलब लगभग मोर देन 100 जो आपकी कंट्रीज है वो IFRS को फॉलो करते हुए अपने अकाउंटिंग कर रही हैं। बट ये एप्लीकेबल किस पे होते हैं? वो बड़े बड़े लेवल की कंपनीज पे होते हैं, क्योंकि IFRS से कंप्लायंस करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए जी, नेक्स्ट आ जाओ। नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले नीड मैंने बता दी। इंटरनेशनल एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू कंपेयर, वर्ड क्या? लाइक टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड दिस हैज लेड टू द ग्रोइंग सपोर्ट फॉर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है आपका। अभी मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से जो आ सकता है आपका। नीड फॉर कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, बस इतना पूछेंगे। क्यों नीड है? नीड मैंने बता दी, जो आपके बड़े बड़े लेवल की कंपनीज हैं, ठीक है, उनके अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं या कुछ लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब उनको क्या चाहिए? ठीक है, उनको ये देखना होता है दैट इज कि इनकी जो अकाउंटिंग है एक कॉमन तरीके से हो रखी हो, और उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना, डिसीजन मेकिंग लेना बड़ा इजी होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी जो हमारी अदानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं? एक एनालिस्ट, क्या नाम था उनका बताओ? उन्होंने क्या करा? दैट इज एनालाइज करा पूरा, उसके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अदानी ग्रुप ऑब्वियस ही बात है IFRS को फॉलो कर रही होगी, तभी तो वो पर्सन उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक से क्या कर पाए? एनालाइज कर पाए। आई बात समझ? इंटरनेशनल एनालिस्ट प्लस वो कंपनी कहाँ की थी? यूएस की। कहाँ की थी वो? यूएस की। और ये यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, उनको भी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। हार्मोनाइजेशन मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्मिटी। क्या हो गया आपका? यूनिफॉर्मिटी। एक तो हो गया कंपैरिजन, दूसरा क्या हो गया? यूनिफॉर्मिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अराउंड द वर्ल्ड विल हेल्प टू रेज द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। आई बात समझ? नंबर 3, convergence of financial reporting and accounting standard is a valuable process that contributes to the free flow of global investments। कह रहे जब आप इस तरीके से कन्वर्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या होता है? फ्री फ्लो ऑफ फंड्स। बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं, इंडियंस भी बाहर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो इंडिया में लोग जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं ये थोड़ी बाहर से इन्वेस्टर आते हैं। इंडिया में तो कोई इन्वेस्टर्स होंगे ना जो बाहर इन्वेस्ट करते होंगे, इंडिया में कुछ एनालिस्ट होते होंगे जो बाहर की कंपनी को एनालाइज करते होंगे, तो उनके लिए भी सेम वैसा वर्सा है। ठीक है, तो सबसे मेन पार्ट यहाँ पे क्या हो गया? फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, यूनिफॉर्मिटी, और साथ में क्या होगी मेरी तरफ से? कंपैरिजन। ये 3 रीजंस हैं जहां पे हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना पड़ा। इट फैसिलिटेट्स accounting and reporting for companies with global operations and eliminate some costly requirements like reinstatement of financial statements। बहुत अच्छी पॉइंट है। कह रहे अदरवाइज क्या करना पड़ता? हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीइंस्टेट करना पड़ता, मतलब फिर दोबारा बनाना पड़ता। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं इंडियन कंपनी हूँ, मैं इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग कर रहा हूँ, एक यूएस की कंपनी है वो यूएस गैप को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग कर रही है। आप समझ रहे हो? अब दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों में से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीइंस्टेट करना पड़ता है, मतलब चेंज करना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कैसे करते हैं इसको। लाइक से फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जिसके अंदर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा एज पर एसएलएम मेथड, और मैंने कैसे करा? एज पर डब्ल्यूडीवी मेथड। अब कंपैरिजन मीनिंगलेस है क्योंकि मेरी मेथोलॉजी अलग थी, आपकी मेथोलॉजी क्या है? अलग है। अगर कंपैरिजन करना है तो पहले दोनों की मेथोलॉजी सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे या तो इसको एसएलएम को डब्ल्यूडीवी कर दो, या फिर मेरे डब्ल्यूडीवी को क्या कर दो? एसएलएम। आई बात समझ?
तो क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया किसका, आईएफआरएस के आने की वजह से। ऑल वेल, इतना बड़ा काम जो है वो खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इन्होंने क्या बोला, द टर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आई कंप्राइज आईएफआरएस इशूड बाय आईएएसबी। ठीक है, इस पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 1973 याद है, इस ईयर में एक कमेटी बनी आईएएससी, याद करो आईएएससी, इसका नाम क्या था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकालने स्टार्ट करे, ठीक है, उसका नाम रखा आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। टिल 1999 तक मैं बोल सकता हूं आईएएस इशू हुए थे। उसके बाद ये जो कमेटी थी रिस्ट्रक्चर्ड हो गई और क्या बन गई वो आईएएसबी, ये खत्म हो गई और क्या बन गया वो आईएएसबी। आईएएसबी ने जो अपने स्टैंडर्ड्स इशू करे उसका नाम क्या रखा, आईएफ। और 1/4/2001 के बाद जो भी स्टैंडर्ड इशू होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आईएफआरएस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आईएएस जो है खत्म हो गए, आईएएस भी एग्जिस्ट करते हैं और आईएफआरएस भी एग्जिस्ट करते हैं, पहली बात। पर आईएएस ही खत्म हो चुकी है, ठीक है, उसके बदले क्या आ गया, आईएएसबी। चलिए जी, कह रहे हैं जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की, तो उसमें आईएफआरएस इशूड बाय कौन करता है, आईएएसबी। तो आईएफआरएस इशू ही कौन करता है, आईएएस, इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। और साथ में इंटरप्रिटेशन इशूड बाय स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, सिक। और आईएफआरएस के लिए क्या था, इफ्रिक, याद है चीज। तो ये इसके लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। आई बात समझ। जब हम कोई स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं उसके अंदर बेटर क्लैरिटी देने के लिए अलग से कोई कमेटी बना रखी है हमने, जो ये करती है वो क्लैरिटी देती है कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशंस, दैट इज कॉल्ड, जो हमने लिखा है इससे हम क्या समझ रहे हैं या हम क्या बोलना चाहते थे। डन जी, तो ये इन्होंने बोला आपको। तो बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल बेस्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये आईएफआरएस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल है। क्या ये ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज जो आईएफआरएस है हमारे, ठीक है, वो ब्रॉडली प्रिंसिपल्स है। ठीक है, वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में आपको नहीं बता रहे, बिकॉज आईएफआरएस पूरे वर्ल्ड पे एप्लीकेबल है। पूरे वर्ल्ड की जो अपनी हर एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अलग अलग होती है, इन्वायरमेंट अलग है, कल्चर अलग है। ठीक है, इनफैक्ट दे एस्टैब्लिश ब्रॉड रूल्स रेदर देन डिक्टेटिंग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स। उन्होंने ब्रॉड रूल बता दिए, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इन्होंने नहीं बताई। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करते हो, आप इन आईएफआरएस को कन्वर्ज करते हो किसके अंदर, दैट इज अपने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के अंदर। ठीक है जी, तो एवरी मेजर नेशन इज मूविंग टूवर्ड्स अडॉप्टिंग देम टू सम एक्सटेंट। लार्ज नंबर ऑफ अथॉरिटीज परमिट्स public companies to use IFRS for stock exchange listing purpose, and in addition banks, insurance companies and stock exchange may use them for their statutory requirement reports. So over the next few years number of companies will adopt IFRS. कह रहे हैं जो भी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उनको तो करना ही करना है, पहली बात। बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनी को, इन सबको भी आईएफआरएस फॉलो करना है। अब इसके ऊपर अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है जी, तो बस ये सब बातें बोलेंगे इसके अंदर। बिकमिंग आईएफआरएस कंप्लायंट, अगर आपको आईएफआरएस कंप्लायंट बनना है तो इन्होंने क्या बोला, दो रास्ते हैं, या तो उसको अडॉप्ट कर लो एज इट इज, या फिर क्या करो, उसको कन्वर्जेंस कर लो। अडॉप्शन का मतलब क्या हो गया, उनको एज इट इज लेकर आ जाओ आप। कन्वर्जेंस का मतलब क्या हो गया, जो इंडिया वालों ने करा है, आईएफआरएस को कन्वर्ट करके इंडिया में लेकर आए और नाम क्या रखा उसका, इंडियस। जब कन्वर्जेंस का प्रोसेस हम करते हैं तो कुछ चेंजेस करते हैं, उन चेंजेस को हम फेमसली क्या बोलते हैं बेटा, कार्विन एंड कार्व आउट्स। क्या बोलते हैं, कार्विन एंड कार्व आउट्स। जो कार्विन मतलब कुछ एडिशंस हैं, कार्विन्स क्या हमारे कुछ एडिशनल गाइडेंस है। कार्व आउट्स मतलब क्या, कुछ डेविएशंस हैं, क्या हमारी कुछ डेविएशंस। याद रहेगा ये चीज। तो ये कार्विन कार्व आउट का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंस। डन। उसके बाद कन्वर्जेंस
टू IFRS इन इंडिया। ठीक है, एज यूजुअल जो IFRS इंडिया में भी क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पढ़ लेना आप। ठीक है जी, डन। अब किस तरीके से इंडिया में इसको लाया गया IFRS को, ये इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई बात समझ? इसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं आपके चैप्टर के अंदर। इसमें से सारा थियोरेटिकल पार्ट है आपका। ये क्वेश्चन जिस किस टाइप के आते हैं, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, इस चैप्टर में से। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपकी बुक के लास्ट में कुछ थ्योरी क्वेश्चंस दे रखे होंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर भी देखते हैं, मैं भी देख के आपको बताता हूँ जल्दी से कि वो थ्योरी क्वेश्चन जनरली ये सीए इंस्टीट्यूट कवर करता है आपको। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है, सीए इंस्टीट्यूट अपनी स्टडी मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस को कवर करता है। अब जैसे हम देखें यहाँ पे क्वेश्चंस उन्होंने दे रखे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन दे रखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये नवंबर 22 का क्वेश्चन है। नवंबर 22 में क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरा जो आ रखा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब यहां पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब इंडियस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहा है, इंडियस की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्व इन एंड कार्व आउट्स, ये वाला क्वेश्चन जो भी हम करके आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन लास्ट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ IFRS एज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो 4 में से जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, आपके सारे सारे IFRS बेस्ड हैं। तो मुझे उम्मीद है इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कवर कर सकते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत सिंपल है। नंबर 2 क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ इंडेस। क्वेश्चन नंबर 3 जो इन्होंने दे रखा है आपको, वो क्या है आपका, दैट इज कार्व इन एंड आउट। और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ, आप खुद देख लो 4 में से जो 3 क्वेश्चंस हैं वो किससे कनेक्टेड है आपके, ठीक है, वो कनेक्टेड आपके IFRS से। और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्का आना है आपका। ठीक है, एक बार वापस कनेक्ट करते हैं चीजों को। लास्ट टॉपिक रह गया इसके अंदर हमारा, वो क्या है, हमारा रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ IFRS। अगर हम मोटी मोटी बात करें इस पूरे चैप्टर की ओवरव्यू की, जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले इन्होंने गैप के बारे में बताया। क्या बताया, गैप। गैप क्या होते हैं आपके, दैट इज गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कोई भी एंटिटी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को या किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए प्रिपेयर करती है। अब स्टैंडर्ड्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो गया आपका नेशनल और एक क्या हो गया, इंटरनेशनल। अगर आप बड़े लेवल की कंपनी हो, भी बता रहा हूं मैं, तो आप क्या फॉलो करोगे, दैट इज IFRS। अगर आप नॉर्मल छोटी कंपनी हो तो क्या फॉलो करोगे, अपनी कंट्री का कोई भी है, जैसे इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI, जिसको एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एग्जिस्टिंग। ठीक है, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। अब हमारा जो मेजर फोकस है अभी सिर्फ ICAI वाले पर है, IFRS फोकस नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया आपको, यहाँ पर इन्होंने बताया AS का मीनिंग क्या होता है। याद है, हमने बड़े अच्छे से AS का मीनिंग समझा। ठीक है, AS कौन इश्यू करता है और AS क्या कवर करता है। बेनिफिट्स ऑफ AS हमने देखे, थोड़े इलेबोरेट करके लिखने आने चाहिए। ये बेनिफिट्स ही आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हमने देखा, और इमीडिएटली हम आ गए उसके बाद क्या, दैट इज अपनी नीड फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, मतलब इसकी सिग्निफिकेंस क्या। यहाँ पे हमने समझा क्योंकि हमारे ट्रेड्स इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को अब ट्रेड इंडिया के बाहर करने हैं। ठीक है, कंपैरिजन पर्पस के लिए, यहाँ पे एनालिसिस पर्पस के लिए, यूनिफॉर्मिटी पर्पस के लिए, फ्री फ्लो ऑफ फंड्स के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यूनिट व्हाट, यूनिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब IFRS में क्या क्या चीजें कवर अप होती हैं। IFRS है जो कौन इशू कर रहा है, IASB। कौन इशू कर रहा है, IASB। IAS है कौन इशू कर रहा था, IASC। और इनकी इंटरप्रिटेशन कमेटीज है 2। आई बात समझ, एक इफ्रिक है और एक सिक है। एक इफ्रिक है और क्या हो गया, याद हो गया। उसके बाद बिकमिंग IFRS कंप्लायंट। आप IFRS कंप्लायंट कैसे बन सकते हो, यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन अडॉप्ट एज इट इज और यू कैन कन्वर्ज। इंडिया एज अ बिग नेशन, उसने क्या करा, कन्वर्जेंस को ऑप्ट करा, और इंडिया वालों ने IFRS को लेकर आए इंडिया में एज इंडियस के नाम से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या नाम दिया उसका हमने, इंडियन। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है
कि हमारे नॉर्मल वाले एएस मतलब आईएफआरएस ही है, मतलब क्या है, आईएस है। पर जब कन्वर्जेंस करते हो तो कार्व इन कार्व आउट्स होते हैं, ठीक है। और इंडिया में भी हमने क्या करा, दैट इज अपने कन्वर्जेंस करा, ठीक है। और इन इंडिया आईसीआई हैज वर्क टुवर्ड्स कन्वर्जेंस of global accounting standards by considering application of IFRS in Indian account corporate environment. For convergence of Ind AS with IFRS, the ASB in consultation with MCA decided that there will be two separate set of accounting standards. Number one, Ind AS converged with IFRS. क्या बोलते हैं इसको? Ind AS converged with IFRS. समझो अच्छे से, ठीक है। अब standard which are being converged by eliminating the differences of the Ind AS vis-a-vis IFRS. और दूसरा क्या हो गया आपका बेटा यहाँ पे, एग्जिस्टिंग नोटिफाइड स्टैंडर्ड्स। आई बात समझ? तो फर्स्ट चैप्टर यही था आपका, समझ आया अच्छे से। अब लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोड मैप। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब ये लर्न करना है आपने साथ साथ। अब इन्होंने क्या बोला आपको, दीज रूल्स मे बी कॉल्ड कंपनीज Ind AS rules 2015 updated by 2016, ठीक है जी। 2015 के अंदर वॉलंटरी बेसिस के अंदर, ठीक है, इन्होंने क्या बोला आपको, आईएफआरएस को अडॉप्ट कर लो, ठीक है। इन 1 अप्रैल 2015 और देयर आफ्टर, ठीक है, विद कंपैरेटिव्स वॉलंटरी बेसिस फॉर एनी कंपनी एंड इट्स होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स। चार को याद करना हमेशा। क्या बोला मैंने, ग्रुप कंपनीज बोल दो, क्या बोलते हैं इनको, जीसी, ठीक है। कह रहे वॉलंटरी बेसिस पर आप 1 अप्रैल 2015 से, क्या बोला मैंने, वॉलंटरी बेसिस पर 1 अप्रैल 2015 से किसको ले सकते हो, आईएफआरएस को, इंड एएस को अपना एप्लीकेबल करा सकते हो आप, विद कंपैरेटिव बेसिस पर। मतलब जो प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, मान लो 1 अप्रैल 2015 को आपने अप्लाई करा आईएफआरएस, तो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगी आपकी, 31 मार्च 2016 को। पर 16 वाली जो स्टेटमेंट होगी उसके साथ कंपैरेटिव स्टेटमेंट 31 मार्च 15 की भी होगी। सुनना मेरी बात। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है जो 16 वाली स्टेटमेंट है वो एज पर आईएफआरएस है, और जो 15 वाली है वो क्या है, एज पर एएस है, ठीक है। और दोनों में बहुत चेंजेस होंगे, पक्की बात है, जिसकी वजह से आप कंपेयर करो, कंपैरिजन खराब हो सकता है। तो कह रहा है उस केस के लिए हमने आईएफआरएस 1 बनाया है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस। आईएफआरएस 1 का नाम क्या है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस, जिसमें हम बताएंगे किस तरीके से आप करंट ईयर में चेंजेस करोगे, प्रीवियस ईयर को भी चेंज करोगे। क्या करोगे, प्रीवियस ईयर को भी चेंज करोगे, ये कंपैरेटिव वरना खराब हो जाएगा। आई बात समझ? तो ये चीज हो गई आपकी। देन अगर आप करोगे तो आपकी ग्रुप कंपनीज को भी करना पड़ेगा। ग्रुप कंपनीज का मतलब क्या हो गया, सब्सिडरी, क्या हो गया आपका, सब्सिडरी। नंबर 2 क्या हो गया आपका, होल्डिंग, जॉइंट वेंचर्स, ठीक है, और एसोसिएट्स कंपनी। तो होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, ये चारों को, मतलब अगर होल्डिंग कंपनी ने करा तो सब्सिडरी पे ऑटोमेटिक एप्लीकेबल है। आई बात समझ? क्योंकि इनकी बाद में जो अकाउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं। अब एक होल्डिंग कंपनी आईएफआरएस कंप्लायंट है और सब्सिडरी आईएफआरएस कंप्लायंट नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उसका बड़ी कंपनी ने करा और ग्रुप कंपनी सबको करना पड़ेगा। बात समझ आती है? नंबर 2 फिर आया आपके पास मैंडेटरी एप्लीकेशन। 1 अप्रैल 2016 से कुछ कंपनीज को बोला मैंडेटरी बेसिस पर कि अब आपको करना ही करना है। ऑल कंपनीज, चाहे आप लिस्टेड हो चाहे आप अनलिस्टेड हो, हैविंग नेटवर्थ, ठीक है, ऑफ 500 करोड़ मोर, 500 करोड़ से ऊपर आपकी नेटवर्थ है तो आपके लिए क्या है, मैंडेटरी, चाहे आप लिस्टेड हो चाहे आप क्या हो, अनलिस्टेड हो। और फिर उसकी पेरेंट कंपनी वही होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, मतलब ग्रुप कंपनीज। आगे लिख दो एंड ग्रुप कंपनीज, शॉर्ट है, खत्म, ठीक है। 1 अप्रैल 15 को वॉलंटरी बेसिस पे जो करना चाहे कर सकता है। अगर आपने करा तो आपकी ग्रुप कंपनीज को भी करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 16 को मैंडेटरी बेसिस, किसके लिए, वो सारी कंपनी जिनकी नेटवर्थ कितनी है, 500 करोड़ से ऊपर। समझ आ रही है वाली बात? उसके बाद 1 अप्रैल 17 फिर अब मैंडेटरी करा, ऑल कंपनीज विच आर लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इनसाइड और आउटसाइड इंडिया, चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के बाहर, चाहे लिस्टेड हो चुके हो या प्रोसेस में है, ठीक है, बड़े आदमी हो गए अब आप, हैविंग नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़। अब चाहे 100 करोड़ हो, सुनो, चाहे 50 करोड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर आप लिस्टिंग के प्रोसेस में हो, चाहे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे हो चाहे इंडिया के बाहर,
तो आपको 1 अप्रैल 2017 से क्या है, आपको भी अपने ऊपर IFRS को कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अनलिस्टेड हो मगर और हैविंग नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर बट लेस देन 500 करोड़, तो आपको अगर आपकी 500 करोड़ से ऊपर है फिर तो ऊपर ही आ गए थे ना आप। आई बात समझ? तो आपके लिए भी एप्लीकेबल हो गया। इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है तो आपको भी क्या एप्लीकेबल है। ठीक है जी, डन। तो ये चीज हो गई आपकी। नेक्स्ट आ जाओ। अगेन देयर पेरेंट एंड ग्रुप कंपनीज, क्या हो गई तेरा? याद हो गया? फेज 2, फेज 1 1 अप्रैल 2015, 15, 16, 17। ठीक है, अब आ जाओ, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑन, दैट इज एनबीएफसीज। एनबीएफसी का सर नाम लिया पर बैंकिंग कंपनीज का नाम नहीं लिया, इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिया, पर ऊपर तो लिखा हुआ था सारी बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनी को भी एप्लीकेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, कह रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उनके ऊपर डेफर कर रखा है हमने, क्या रखा है अभी? डेफर। नीचे आ जाओ पहले आप। एप्लीकेबिलिटी ऑन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। RBI has deferred applicability of Ind AS on banks without any announcement for further implementation date. ठीक है, IRDA कौन है ना, पता है? इन दोनों ने डेफरमेंट कर दी इनकी। क्यों करी उसका रीजन अभी हम छोड़ देते हैं, बट कर दिया। अब एनबीएफसी के ऊपर पर नहीं है, पर इनका कॉन्सेप्ट वही है। 1 अप्रैल 2018 से मैंडेटरी बेसिस पर ऑल एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, और साथ में उनकी ग्रुप कंपनीज। 1 अप्रैल 2019 से ऑल एनबीएफसी लिस्टेड और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हैविंग नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़, और अनलिस्टेड है एनबीएफसी हैविंग नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर बट लेस देन 5। कॉन्सेप्ट वही आ गया। मतलब अब ये स्पेशली वही कॉन्सेप्ट बोल दिया, किसके लिए? एनबीएफसी के लिए। और बैंकिंग और इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल है अभी तक नहीं है। समझ आ गया? ठीक है, ये था रोड मैप। क्या है हमारा रोड मैप? इस रोड मैप के अंदर सबसे पहले हम आए थे 1 अप्रैल 2015 में, क्या हो गया? वॉलंटरी बेसिस। नंबर 2 आए 1 अप्रैल 2016 में। ठीक है, अगर आपकी ऑल कंपनीज जिनकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़ और मोर। थर्ड पे आया 1 अप्रैल 2017, राइट। अब यहाँ पे दो टाइप की कंपनीज हैं, एक तो जो लिस्टेड है और प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, पर नेटवर्थ कितनी है आपकी? लेस देन 500 करोड़। क्या वो लेस देन क्या बोला यहाँ पर? ध्यान दिया था ना आपने, क्या लिखा था आपने? अब लेस देन कुछ भी हो सकता है, बट अनलिस्टेड में क्या करा इन्होंने? अनलिस्टेड में ध्यान देना मेरी बात। ठीक है, क्या है आपका? 250 से 500 बोल सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ना एक बार आकर, ध्यान दो मेरी बात का। इसका मतलब लिस्टेड कंपनी जो मर्जी हो, उसकी नेटवर्थ का इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की डेट में सारी लिस्टेड कंपनी को IFRS कंप्लायंट होना है, राइट और रॉन्ग? समझ आ रही है मेरी बात? और दूसरा पॉइंट क्या बोला इन्होंने आपको? जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, जो क्या हमारी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी 250 करोड़ से ऊपर वाली होंगी तो IFRS फॉलो करेंगी, तो 250 करोड़ से नीचे वाली भी तो होंगी। ऐसी बहुत सारी है कंपनी आज की डेट में, प्राइवेट कंपनी जो होती हैं, जिनकी नेटवर्थ कितनी होगी? मुश्किल से 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख भी होंगी। वो कैसे IFRS फॉलो करेंगी? उनके लिए आज भी क्या है आपका? सिंपल नॉर्मल AS। आई बात समझ? इस तरह कंपनीज के ऊपर से AS अभी हटा नहीं है। किन किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है? अनलिस्टेड होनी चाहिए, हैविंग नेटवर्थ लेस देन 250 करोड़। 250 करोड़ से कम होनी चाहिए ना। ये देखो ना क्या बोला इन्होंने, 250 करोड़ और मोर। आई बात समझ? बस ये हो गया आपका डन। उसके बाद एनबीएफसी में भी सेम रूल एप्लीकेबल कराया फेसेस के अंदर, 1 अप्रैल 2018 और 1 अप्रैल 2019। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको? बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स एंड इंश्योरेंस। कोई दिक्कत? समझ आ गया सबको अच्छे से? डन जी। चलिए जी, आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अगर आप ICI की मॉड्यूल में जाओगे तो यूनिट 2 जो है आपकी, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में जो यूनिट 2 है आपकी फ्रेमवर्क के ऊपर है, राइट जी। डन। फ्रेमवर्क का मतलब क्या हो गया आपका? दैट इज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, ठीक है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, इनके इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। आओ जी,
ठीक है। द प्रिंसिपल एरियाज कवर्ड बाय द फ्रेमवर्क आर एज फॉलोज। नंबर 1, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, objectives of financial statements, assumptions underlying financial statements, qualitative characteristics, elements, criteria for recognition elements, principles of measurement of financial statements and concept of capital and capital maintenance। ये 8 पॉइंट्स को कवर करा इन्होंने फ्रेमवर्क के अंदर। फ्रेमवर्क का मतलब क्या हो गया, दैट इज जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करोगे तो किन किन चीजों का आप ध्यान रखोगे। ठीक है। नंबर 1 इन्होंने बोला कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अब कंपोनेंट्स में इन्होंने क्या बोला, दैट इज बैलेंस शीट होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स एंड शेड्यूल्स, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स। डन। तो ये हो गया आपका, दैट इज आपका कंपोनेंट्स। एक बार रीड कर लेना इसको। उसके बाद इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या बोला आपका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान दो आप, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स is to provide information about the financial position, performance and cash flows of the enterprise that is useful to wide range of users। क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, दैट इज आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या फिर स्टेटस भी बोलते हैं, हम अपना फाइनेंशियल स्टेटस बताएंगे, हम आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएंगे, हम अपने कैश फ्लोज बताएंगे, जो कि यूजफुल किसके लिए होंगे, अलग अलग यूजर्स के लिए। और यूजर्स कौन कौन होते हैं हमारे, इन्वेस्टर्स, वही बात आ गई, एम्प्लॉइज, सप्लायर, गवर्नमेंट, कस्टमर्स वगैरह, ये सारे क्या है हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब थर्ड पॉइंट क्या था हमारा फ्रेमवर्क के अंदर, अजम्पशंस। सर अजम्पशन तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस ही हो गई आपकी। ठीक है, कौन कौन सी है, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न और क्या हो गई हमारी, जिसको हम फेमसली क्या बोलते हैं, सीएजी, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल और क्या हो गया आपका गोइंग कंसर्न। अब क्वेश्चन के अंदर यहां से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। ठीक है, आओ जी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं पहले आपको, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, पहले हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 1, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। फिर बोल रहा हूं, दैट इज क्या हो गया, मैं ऐसे पूछता हूं, RRCU। सबसे पहले रेलेवेंस, मतलब रेलेवेंट चीजें आनी चाहिए वहां पर। नंबर 2, रिलायबल, जो आइटम्स वहां पे आ रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होने चाहिए। नंबर 3 क्या हो गया आपका, कंपेरेबल होनी चाहिए आपकी, और इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू। दीज आर दी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हो गया आपके ये क्वालिटेटिव, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट्स क्राइटेरिया। एलिमेंट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, असेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंसेस। आइए जी, असेट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटरप्राइजेस। मतलब हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या बोला, उसकी ऑनरशिप भी होनी चाहिए, सुन लो मेरी बात, और उससे बड़ी बात क्या है, उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तभी उस चीज को हम असेट बोलेंगे। असेट्स मतलब क्या है, आपका कोई भी आइटम आपकी कंट्रोल में होना चाहिए, अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है तो आपका असेट नहीं है। दूसरा, आपके पास ऑनरशिप होनी चाहिए, पास्ट में परचेज करोगे आप तो ऑनरशिप मिलेगी, और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड होना चाहिए। मान लो कोई एसेट आपके पास है पर आपको लगता है उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, तो आपका एसेट नहीं है। कहने के लिए वह एसेट है पर आपके लिए भी बेनिफिट नहीं है, तो एसेट नहीं है। मान लो कोई एसेट की ओनरशिप आपके पास है बट उसका कंट्रोल आपके पास नहीं है, कंट्रोल नहीं होगा तो बेनिफिट कहां से लोगे आप। लायबिलिटी क्या होते हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या हो गया आपके पास, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। कहां से आता है, पास्ट इवेंट से। सेटलमेंट ऑफ विच एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस एम्बॉडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, कह रहे हैं जिसकी सेटलमेंट करनी पड़ेगी, और सेटलमेंट में क्या हो रहा है, सेटलमेंट के अंदर आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो ऑफ क्या है आपके ने बोला, रिसोर्सेस, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या हो गया, एसेट्स। एम्बॉडिंग मतलब जब कोई इफेक्ट डालेगा, आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को कम कर देगा।
आपके पास कैश है 10 लाख, 10 लाख में से 2 लाख आपने दे दिए, तो आपका इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो गया यहाँ पे, मतलब असेट्स कम हो गए आपके। आई बात समझ? या फिर हो सकता है आपने कोई लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए अपना कोई असेट्स दे दिया, अपनी कोई मशीन दे दी, फर्नीचर दे दिया, वो भी क्या एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब खाली ये नहीं होता कि कैश में पेमेंट कर रहे हो, कोई भी ऐसी सेटलमेंट जिससे आपके जो है असेट्स कम हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। इसका मतलब ये एम्बॉडिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट। ये सेंटेंस लर्न करके जाना अच्छे से बेटा। फिर अगर हम बात करें इक्विटी की, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ द एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटी। बचा कुचा सारा आपका, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम जनरल इक्विटी नहीं बोलते, क्योंकि वो बचे हुए इंटरेस्ट मिलता है वो पहले प्रियोरिटी पे लेता है। क्या लेता है वो? प्रियोरिटी पे लेता है। इनकम क्या होता है? इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अच्छा, इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स during the accounting period in the form of inflow or enhancement of assets or decrease in liability that result in increase in equity other than those relating to the contribution from the equity participant, मतलब additional capital। बड़ा अच्छा पॉइंट एक्सप्लेन कर। देखो आपको लग रहा है इनकम इनकम होती है, अब वहां पे इनकम की डेफिनेशन पूछ लेंगे और इस तरीके से लिख नहीं पाओगे आप। कह रहे इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, नंबर 1 ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड in the form of inflow or enhancement of assets और decrease in liability, या तो assets बढ़ जाए या तो liability क्या हो जाए, कम हो जाए। that results in increase in equity, जिससे क्या हो रहा है, हमारी इक्विटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। other than those relating to contribution from equity participant, अगर आप additional capital लेकर आओगे तब भी तो क्या होगा, हमारी इक्विटी बढ़ेगी, बट वो इनकम नहीं है। क्या नहीं है? वो इनकम नहीं है। बट इनकम से क्या होता है, लाइक मैंने सेल करे गुड्स, ठीक है, गुड सेल करी तो उससे कैश भी आया और इनकम भी हो गई मेरी। इनकम हुई तो मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट बढ़ गया। क्या बढ़ गया? मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, वो भी दिखाऊंगा मैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस वाले कॉन्सेप्ट से। उसके बाद एक्सपेंसेस एकदम उल्टा रीड करेंगे, डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लो ऑफ, या इनफ्लो आउटफ्लो और डिप्लीशन ऑफ असेट्स। डिप्लीशन ऑफ असेट्स मतलब डेप्रिसिएशन, मतलब क्या हो गया, और इंक्रेंस ऑफ लाइबिलिटी। जब खर्चा करते हैं तो लाइबिलिटी कभी कभी बढ़ जाती है हमारी। अगर हम खर्चे की पेमेंट कर देंगे तो डिक्रीज इन असेट, लाइक कैश चला गया। अगर खर्चे की पेमेंट नहीं करी तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या तो असेट कम कर देगा या तो लाइबिलिटी बढ़ा देगा। दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेंट, मतलब डिविडेंड की बात कर रहा है, या फिर बोल दो आप ड्रॉइंग्स की बात कर रहे हैं। कह रहे ड्रॉइंग्स की बात नहीं कर रहे, वो एक्सपेंस नहीं होता। तो एक्सपेंस को और इनकम को इन्होंने डिफाइन करा अच्छे से। बात समझ आई आपको? ये पांचों वर्ड्स पढ़ के जाने, ऐसे नहीं जैसे आप सोच रहे थे, आप वैसा नहीं है यहाँ पर। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब एक्विजिशन प्राइस, करंट कॉस्ट मतलब सिमिलर असेट अगर मार्केट में हम परचेज करने जाएंगे तो आज कितने का मिलेगा, दैट इज कॉल्ड asset are carried out at the amount of cash or cash equivalent that would have to be paid if the same or an equivalent asset was acquired currently। बस इतना पढ़ लो भी आप। realizable value for assets amount currently realizable on sale of assets in an orderly disposal। आज ये asset जो मेरे पास एग्जिस्टिंग असेट्स है, अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा तो मुझे कितना रिकवर होगा मेरे असेट्स का, पर ऐसा असेट सिमिलरली मार्केट में कितने का अवेलेबल है आज, वो करंट कॉस्ट होती है। मैंने कितने का परचेज करा, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट अभी ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, ग्रुप 1 में, ये ग्रुप 2 से स्टार्ट होगा आपके लिए। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, जो फ्यूचर इनफ्लोज हैं, ये फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, उनकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग टेबल्स हम निकालते हैं, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? Assets are carried at present value of future net inflows generated by concerned asset in the normal course of business। ठीक है जी, इतना याद कर लो। लायबिलिटीज की कॉन्सेप्ट को छोड़ दो फिलहाल के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो ये वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट होता है, मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट मेजरली यूज होता है असेट्स को लेकर। किसको लेकर? असेट्स को लेकर। हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिलायजेबल वैल्यू एंड क्या हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ कैपिटल मेंटेनेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेट करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। किसको इंडिकेट करता है? टाइम, मतलब इन्फ्लेशन के बारे में बात करेगा ये आपसे, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर। आई बात समझ?
इसके ऊपर बनेगा एक क्वेश्चन बनेगा अलग से एग्जाम के अंदर। अब इन्होंने क्या बोला आपको, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, आपकी जो हो सकता है कैपिटल मेंटेनेंस हो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हो, तो मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग असेट्स आर स्टेटेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, बस इतना याद करते जाओ। फिलहाल अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। एट करंट परचेजिंग पावर, रीस्टेटमेंट आ गया वही बात, ऑफ क्लोजिंग प्राइसिंग यूजिंग एवरेज प्राइस इंडिसेस, मतलब एवरेज जो प्राइस लेवल बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, कन्वर्ट करा है क्लोजिंग असेट्स को और चेक करा है कि एग्जैक्टली जो हम दिखा रहे हैं वो एक्चुअली में है या नहीं है। अभी हम करेंगे फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, हिस्टोरिकल, करंट और क्या हो गया फिजिकल। रीस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस यूजिंग स्पेसिफिक प्राइस इंडिसेस, मतलब उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए। देखो दो टाइप के आपके क्या होते हैं, आपके इंडिसेस होते हैं ये, एक हो गया जनरल, ओवरऑल गुड्स के प्राइसेस कितने बढ़े वो जनरल हो गए, और एक क्या हो गया आपका स्पेसिफिक, क्या हो गया एक स्पेसिफिक, जिस गुड्स की हम बात कर रहे हैं, जिस इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं उसका प्राइस लेवल कितना बढ़ा। आई बात समझ। तो यहां पर हो गया ये करंट परचेजिंग पावर, ये जनरल है, और ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस ये क्या है आपका, दैट इज स्पेसिफिक है। क्या है ये आपका स्पेसिफिक है। आई बात समझ। तो ऐसे करके ये छोटे छोटे पॉइंट्स है इस चैप्टर के अंदर, इसको हम कहते हैं क्या, अपना फ्रेमवर्क। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फ्रेमवर्क में इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है। बात समझ आई। हम वापस एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा कंपोनेंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, बचपन से बताया आपको, फाइनेंशियल बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, नोट्स अकाउंट्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, दैट इज कि जो हमारे यूजर्स है उनको एक ट्रू एंड फेयर व्यू मिले, ठीक है, उनको करेक्ट तरीके से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफॉर्मेंस पता चले। यूजर्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन पे क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल अभी करवाऊंगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी। और उसके बाद एलिमेंट्स क्या है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, असेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। और इनको मैंने अभी बताया अच्छे से आपको, ये आपने करके जाने, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी एग्जाम में अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा। मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू कैन मेजर एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रिलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। एंड कैपिटल मेंटेनेंस में तीन आइटम है, एक करंट कॉस्ट, सॉरी एक हो गया पहले हिस्टोरिकल, फिर करंट परचेजिंग पावर, और एक फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। आइए जी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं, ये तो बड़ा सा क्वेश्चन है, ये किसके ऊपर है आपका, गोइंग कंसर्न के ऊपर। ये अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। पहले इससे पहले मैं आपको छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर है जो एग्जाम में बहुत आता है। आई बात समझ। अब क्या है, सपोज एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ असेट्स कितने हैं, 5 लाख, लाइबिलिटीज कितनी है मेरी, 2 लाख, और इक्विटी कितनी हो गई मेरी यहाँ पे फिर बेटा 3 लाख। तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस कैपिटल 20,000, कैपिटल आई तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, इससे मेरे असेट्स भी बढ़ गए, पर साथ में क्या बढ़ गई, इक्विटी बढ़ गई। डन। अर्नड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 8,000, यहां से भी असेट्स बढ़ गए, साथ में क्या बढ़ गई, इक्विटी बढ़ गई। A liability of 31,000 was finally settled on payment of 30,000, एक लाइबिलिटी थी 31 की, हमने कितने पे करा, 30 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइबिलिटी से असेट्स जो हमारे वो कितने के गए, 30 के गए, पर लाइबिलिटी कितने की गई, 31 की गई। 1,000 का क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया, जो यहाँ पर क्या हो गया, ऐड हो गया। ये एग्जाम क्वेश्चन है आपका, आपको इस तरीके से प्रेजेंट करके आना है। अब ये कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान से देख के जाना एग्जाम में। आइए जी, यहां से देखो। अ ट्रेडर कमेंस बिजनेस ऑन 1/1/2021 मान लेते हैं, विद 12,000 रिप्रेजेंटेड बाय 6,000 यूनिट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट एट 2 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। ओपनिंग में हमारे पास क्या था, इक्विटी में 12,000 था, कैसे, 6,000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक एट द रेट 2 पर यूनिट। हम ऐसे कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। आप देखो यहाँ पर हमारी जो ओपनिंग बैलेंस शीट थी, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास स्टॉक था, स्टॉक कितने का था, 12,000 का। इसमें क्या था आपके पास, 6,000 इंटू 2, और यही तो क्या होगी हमारी इक्विटी भी होगी, कितनी हो गई, 12,000 कह सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं ये, ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड दीज यूनिट्स एट 3 रुपीज पर यूनिट एंड विड्रॉन 6,000 फ्रॉम बिजनेस। पूरे साल भर में उसने सेल कर दिया
अब जब सेल कर दिया उसने, तब स्टॉक चला गया। अब कितना कैश आया हमारे पास? हमारे पास कैश आया 6000 इंटू 3, कितना आया? 18,000। आई बात समझ? डन। अब 18,000 उसके पास आया तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट यहाँ ऐड कर दो 6,000, तो कितना हो गया? 18 और 18। कोई दिक्कत? मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। अब इसमें से ड्राइंग्स भी कर ली उसने, कितने की ड्राइंग्स करी चेक करो। 6,000 विड्रॉ कर लिया। जब 6,000 उसने विड्रॉ कर लिया, माइनस 6,000 और माइनस ड्राइंग से आएगी 6,000, कैश भी गया और ये भी गया। बात समझ आई? मैं 3 लेवल में बना के दिखाता हूँ। स्टेप नंबर 1, इधर देखो आप, आपकी इक्विटी कितनी थी शुरू में? 12,000 इजिकल टू आपकी जो एसेट्स है, एसेट्स भी कितने के हो गए? 12,000। फिर हमने सेल करा 3 रुपए में, तो स्टॉक चला गया 12 का, पर कैश आ गया 18 का, जिससे हमारा प्रॉफिट हो गया 6 का। तो इक्विटी कितने की हो गई? 18, और ये भी कितने का हो गई? 18। स्टेप 3, स्टेप 3 के अंदर हमने क्या देखा? दैट इज उसने 6,000 विड्रॉ कर लिए, 6,000 कैश गया और 6,000 ये गया, तो कितना हो गया बेटा मेरे बच्चे? 12 और 12। समझ आए स्टेप्स? ईयर एंड में वही का वही खड़ा हुआ है, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ठीक है। और उसकी क्लोजिंग इक्विटी भी कितनी है आपकी? 6,000 की है। अब देखो यहां पर, ठीक है, तो रिटेन अर्निंग 0 हो गई। ट्रेडर कैन स्टार्ट with the next year by purchasing 6,000 units at the 2 rupees once again for selling them at 3 rupees. The whole process can repeat endlessly if there is no change in the purchasing price of the product. कह रहा है ये प्रोसेस चलता रहेगा अगर आप मान रहे हो इन्फ्लेशन नहीं है। इन शॉर्ट क्या नहीं है? इन्फ्लेशन। पर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल होगा कि इन्फ्लेशन ना होगी? इन द प्रीवियस क्वेश्चन सपोज द एवरेज प्राइस इंडिसेस, आगे वर्ड एवरेज प्राइस इंडिसेस in the beginning and at the end is 100 and 120। तो इसका मतलब क्या हो गया? ओपनिंग इक्विटी तो 12,000 की है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग इक्विटी में, ठीक है, आपके पास अगर 12,000 है, 12,000 का मतलब क्या हो गया आपके पास? अगर आपके पास सिर्फ 12,000 रुपए हैं, ठीक है, तो उस सर्कमस्टांस के अंदर आपके प्राइस लेवल बढ़ चुका है। ठीक है जी। अब यहां पर देखो, यहां पे इन्होंने क्या बोला? ओपनिंग इक्विटी जो 12,000 है, ओपनिंग इक्विटी एट क्लोजिंग प्राइसेस, क्लोजिंग प्राइस कितना हो गया हमारा? 120। तो 12,000 मतलब कितने यूनिट्स है? इन शॉर्ट 6,000 यूनिट्स है, इंटू 2.120 हो गया ना ये। तो 120 का मतलब क्या हो गया? तो ऐसे भी कर सकते हो आप, 12,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, कितना आ गया? 14,400। या फिर क्या सोच सकते हो आप? 20% प्राइस बढ़ गए। क्या बढ़ गए? 20% प्राइस बढ़ गए। आई बात समझ? ठीक है जी। और जो क्लोजिंग इक्विटी है, क्लोजिंग इक्विटी का मतलब क्या हो गया? आपके पास जो 12,000 पड़े हुए हैं, वो तो ऑलरेडी किस पर है आपके पास? ऑलरेडी आपके पास क्लोजिंग प्राइसेस पर है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये इंडेक्स नंबर्स हैं। क्या मेरे बच्चे? इंडेक्स नंबर। ओपनिंग का इंडेक्स नंबर है हमारे पास कितना? दैट इज ओपनिंग का इंडेक्स नंबर है 100। क्लोजिंग इंडेक्स नंबर क्या है मेरा? 120। कितना है? 120। अब देखो, क्लोजिंग इक्विटी एज पर क्वेश्चन हमारे पास कितनी है? 12,000। क्लोजिंग इक्विटी ऑलरेडी क्लोजिंग प्राइस लेवल पर है, मतलब 120 पर है। और जो ओपनिंग इक्विटी है वो भी कितनी थी? 12,000 थी। आपको दिखने में लग रहा है कि हम सेम है, बट ये क्या था? ओपनिंग के प्राइस लेवल पे था। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं क्लोजिंग प्राइस लेवल पे। तो 12,000 डिवाइडेड बाय, अगर वो वाले गुड्स में आज परचेज करता, ठीक है, तो कितने के होते? 14,400 के। अब टेक्निकली देखा जाए तो मुझे लॉस हो रखा है बहुत बड़ा। शुरू में मेरी इक्विटी थी 14,400 की रियल टर्म्स में, और क्लोजिंग में इक्विटी कितनी हो गई? 12,000 की। इसका मतलब मैंने एक्सेस ड्रॉइंग कर ली कितने की? 2,400 की। ये एक्सेस ड्रॉइंग मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आज इस 12,000 रुपए से मैं गुड्स लेने जाऊंगा ना मार्केट में,
मुझे उतने गुड्स नहीं मिलेंगे। गुड्स आप हो गए 2.4 के, तो करना 12,000 डिवाइड बाय 2.4 कितना होता है, जल्दी करके बताओ। 12,000 डिवाइड बाय 2.4 कितना होता है, 5,000। और पहले इसी से ही 12,000 से हम कितने गुड्स परचेज करते थे, डिवाइड बाय 2 6,000। अब सिर्फ 5,000 गुड्स परचेज कर पाऊंगा, इसका मतलब मैं लॉस में आ गया हूं, मतलब जो रिक्वायर्ड गुड्स थे वो परचेज नहीं कर पाऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप नंबर 2, ठीक है जी। तो बस यही ध्यान रखना था आपने, तो यहाँ पे यही लिखा होगा, ध्यान देना आप। तो 2400 क्या है, उसका नेगेटिव रिटेन प्रॉफिट है। The negative retained profit indicates that trader has failed to maintain his capital and the available funds of 12,000 is not sufficient to buy 6,000 units again at increased price level of itna. In fact, he should have restricted his drawing to 3,600. 6,000 विड्रॉ ना करके वो 2,400 और कम विड्रॉ करता, सिर्फ 3,600 विड्रॉ करता, तो उसके पास पैसा कितना था, 14,400। और आज गुड्स वो कितने के हैं, 2.4 के हिसाब से, तो कितने गुड्स परचेज कर पाता, फिर वो 6,000 गुड्स परचेज कर पाता। पर आज वो ऐसा नहीं कर पाएगा, तो टेक्निकली वो नेगेटिव में चला गया। चलिए जी, इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सपोज दैट अ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2.5। ये स्पेसिफिक वाला हो गया। क्या हो गया बेटा, ये मेरा बच्चा, ये स्पेसिफिक हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चे, ये स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, दैट इज एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है वो 2.5 हो गया इंस्टेड ऑफ, ठीक है, नहीं 2, सॉरी बेटा, देखो 2.4 क्या था, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ था। वो कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, पूरी कंट्री के ऑन एन एवरेज सारे गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज 2.4 हुए थे, पर हमारे गुड्स का प्राइस कितना इंक्रीज हुआ था, 2.5। करना वही है, बस अब क्या लेना है, 2.5 से लेना। अब ओपनिंग इक्विटी कितनी है आपकी, 12,000। क्लोजिंग इक्विटी भी कितनी है आपकी, 12,000। पर ओपनिंग इक्विटी को एट क्लोजिंग प्राइस ले ले हम, कितना होगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी डिवाइडेड बाय 2.5, नहीं डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, कितना आएगा ये, 15,000। इसका मतलब क्लोजिंग इक्विटी जो है उसकी वो 12,000 की और ओपनिंग कितने की थी, 15, तो उसका लॉस कितने का हो गया, 3,000। तो 6,000 की जो उसने ड्राइंग्स करी है, 6,000 की जगह 3,000 कम करता है ड्राइंग्स वो, उसको ड्राइंग्स कितनी करनी चाहिए थी, 3,000। बस यही बोलेगा आपको, ढंग से पढ़ो। The negative retained earning indicates that trader has failed to maintain his capital and the available fund is 12,000 is not sufficient to buy 6,000 units again at increased price of 2.5. The drawing should have been restricted to 3,000. Had the trader withdrawn 3,000 instead of 6,000, he would have left with 15,000 and the fund required to buy 6,000 units at 2.5. तो तीनों क्वेश्चन सेम है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान देखना। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट है, एक करंट परचेजिंग पावर और एक फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। यहाँ पे ओपनिंग भी होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, यहाँ पे भी हिस्टोरिकल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट, यहाँ क्लोजिंग जो होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होता है, यहाँ पे जो क्लोजिंग होता है वो आपका जर्नल प्राइस लेवल जो आपका इंक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे स्पेसिफिक प्राइस लेवल स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, ये ध्यान रखना। अब जैसे तीनों क्वेश्चन के अंदर जो क्लोजिंग इक्विटी थी हमारी वो कितनी थी, 12,000 12,000 12,000, और जो ओपनिंग इक्विटी थी 12,000 12,000 और 12,000। अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे थी, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जीरो हो जाएगा। पर यहाँ पे जब इसको कन्वर्ट करेंगे, ओपनिंग इक्विटी को हम जब कन्वर्ट करेंगे दैट इज न्यू प्राइस लेवल पर, यहाँ तो छोड़ दो, ठीक है, पर अब यहाँ जाएंगे जब, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे, 2.4, कितना हो गया, 14,400। तो आप नेगेटिव में चले गए इतना,
यहाँ 12,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना हो गया 15,000। कितना आ गया 3,000। आई बात समझ? डन। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, थोड़ा जल्दी से बताया अभी मैंने आपको। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर आप। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं आपसे, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर की हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, और साथ में करंट ईयर के कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं, जिसके बेस पर हमने क्या बनाना है, अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो करंट ईयर में क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, ओपनिंग स्टॉक। अब ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेज करी, क्वेश्चन में गिवन होगा, पक्की बात है, कहीं देखो आप जाकर परचेसेस गिवन होंगी। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, पहले पढ़ लेते हैं। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ असेट इज 5 years. द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ असेट इज गिवन। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स 60,000। परचेजेस जो है ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख एंड 4.5 लाख, परचेज एंड सेल। ये आ गई परचेज और ये आ गई क्या आपकी सेल्स। कोई दिक्कत? द कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ स्टॉक ऑन 31st, ये है हमारा कॉस्ट और ये क्या है हमारी एनआरवी। अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो तो कॉस्ट पे लोगे, अगर आप फॉलो कर रहे हो दैट इज नॉट गोइंग कंसर्न, मतलब एज्यूम कर रहे हो बिजनेस आपका शॉर्ट रन के लिए है, बिजनेस जो है बहुत शॉर्ट रन में बंद हो जाएगा। ये देखो, यही क्वेश्चन है हमारा बेसिकली, कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे। तो जब गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, तो स्टॉक की वैल्यू आएगी एनआरवी पे। ये फर्स्ट चेंज था। आई बात समझ? ठीक है जी। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 14,900, 14,900। ठीक है, अब देखो, अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो, डेप लगाओगे अगर, तो डेप नॉर्मल तरीके से होगा, असेट्स कितने हैं 65,000 के, 65,000 का डिवाइड बाय 5 कितना हो गया 13,000। और अगर आप एनआरवी फॉलो कर रहे हो, इन द सेंस गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, तो असेट्स को भी किस पे शो करोगे आप, एनआरवी पे। किस पे शो करोगे? अब इनकी फिक्स सेट्स की कॉस्ट कितनी है 65 और एनआरवी कितनी है इसकी 60, तो 5,000 क्या हो गया आपके लिए डेप्रिसिएशन। तो यहाँ के हिसाब से 13, यहाँ के हिसाब से कितना हो गया 15। बस ये छोटे छोटे चेंजेस आएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, डेफर्ड कॉस्ट इज अमोर्टाइज इक्वली ओवर 4 years। अब डेफर्ड कॉस्ट कितनी है एक बार चेक करते हैं। डेफर्ड कॉस्ट दे रखी है यस 10,000। अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो तो 4 साल लाइफ है, तो डिवाइड बाय 4 कर सकते हो। अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब शॉर्ट रन में बिजनेस बंद होने वाला है। ठीक है, तो वहां पे क्या करोगे आप, ठीक है, डेफर्ड कॉस्ट को पूरा ले लोगे आप। क्या करोगे आप, पूरा ले लोगे। यहाँ पे डिवाइड बाय 4, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 नहीं करा। डेटर्स दे रखे हैं 25,000 ऑफ विच 2,000 इज डाउटफुल। 2,000 क्या है बेटा हमारे। कलेक्शन ऑफ अनदर 4,000 डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाइड बाय कस्टमर्स। ठीक है जी। अब देखो 2,000 तो क्या हमारे डाउटफुल है, ये, और बाकी 4,000 पे डिपेंड करता है सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाइड टू कस्टमर। अगर हम शॉर्ट रन में बंद कर रहे हैं अपने बिजनेस को तो हो सकता है री इंस्टॉल ना कर पाए, पर लॉन्ग रन में कंटिन्यू कर रहे हैं तो हो सकता है री इंस्टॉल कर दे। तो ये 4,000 लॉन्ग रन में होगा तो रिकवर हो जाएगा, पर शॉर्ट रन में रिकवर नहीं होगा। आइए जी, इसलिए 2,000 और इसलिए क्या लिया आपने 6। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स 12,000 विच इज लाइकली टू बी सेटल्ड 5% डिस्काउंट। अगर हम गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भूल जाओ। अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ले सकते हो, तो प्रूडेंस भी हट गया है वहां से। कैश बैलेंस छोड़ देते हैं। देयर वाज अर्ली पेमेंट रीपेमेंट पेनल्टी फॉर लोन 2,500। अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे इसका मतलब जल्दी बंद होने वाले हैं हम, तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कितने की 2,500 की। अगर गोइंग कंसर्न हम फॉलो कर रहे हैं तो पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। गोइंग कंसर्न समझ रहे हो, हम अज्यूम कर रहे हैं बिजनेस लॉन्ग रन के लिए, गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे बिजनेस शॉर्ट रन के लिए। बस ये आ गया नेट प्रॉफिट। और फिर उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपने असेट्स, यहाँ पे हमने डेप्थ जो लगाया 13,000 लगाया था, यहाँ कितना है 5,000। फिर स्टॉक दोनों के हिसाब से ले लोगे, ऊपर देखा था आपने। ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों के हिसाब से कंसिडर करोगे। ठीक है, डेफर्ड कॉर्ड यहाँ आएगी पर यहाँ पर नहीं आएगी। बैंक बैलेंस दोनों में सेम आ गया। कैपिटल अभी देखते हैं।
ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, ये आ गया लोन, सेम था। अच्छा, लोन के अंदर यहाँ पेनल्टी ऐड हो गई, क्या हुई यहाँ पर 2500 की। और ट्रेड पेबल्स के अंदर यहाँ पे डिस्काउंट लेस हो गया, पर यहाँ डिस्काउंट लेस नहीं हो। क्या कैपिटल शुरू में दे रखी है हमें क्या? यस दे रखी है 60,000, ये कैपिटल दे रखी है। अब क्वेश्चन टैली करते हैं, बात समझ आई? बस यही था आपका क्या फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। इस पे से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हाँ जी बच्चों, आइए जी जल्दी से हम डिस्कस करते हैं लास्ट यूनिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लास्ट यूनिट के अंदर आपका बता रखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ठीक है जी, अब हम कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई इशू करता है, मतलब जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज या फिर कॉर्पोरेट एंटिटीज जिनके ऊपर आईएफआरएस एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय एएसबी एंड आर इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल। ठीक है, काउंसिल ऑफ आईसीआई एंड विच आर अप्रूव्ड बाय एमसीए। ठीक है, फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज। मतलब मैंने आपको बताया था जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आईसीए वाले, ठीक है, वो नॉन कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी और कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। पर कॉर्पोरेट्स कौन सी? जिनके ऊपर आईएफआरएस एप्लीकेबल नहीं है, लाइक बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, या फिर अनलिस्टेड कंपनी जिनकी नेटवर्थ जो है 250 करोड़ से नीचे है। चलिए जी, द स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द लॉस। ये बात हमें पता है, हमारे स्टैंडर्ड जो है लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते। इसका मतलब कहीं पर अगर स्टैंडर्ड्स और लॉ के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो हम किसको फॉलो करते हैं? लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, इन असेसिंग वेदर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज एप्लीकेबल वन मस्ट फाइंड द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। नंबर 1, डज इट अप्लाई टू द एंटरप्राइज कंसर्न? मतलब ये जो टाइप का बिजनेस है, जिस नेचर का बिजनेस है, उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है या नहीं है। डज इट अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसर्न? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी एप्लीकेबल है या नहीं है। और प्लस साथ में पर्टिकुलर फाइनेंशियल आइटम, तो पहले चेक करेंगे बिजनेस के ऊपर, फिर चेक करेंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, और फिर चेक करेंगे वो फाइनेंशियल आइटम। ठीक है जी, तो ऐसे करके दैट इज हम चेक करते हैं कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना है या नहीं करना। लाइक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके ऊपर एप्लीकेबल है, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। अब आपको क्या देखना है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फिक्स असेट्स है। ठीक है, आपने देखा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिक्स असेट्स है, बट से फॉर एग्जांपल फिक्स असेट्स जो आपके वो ऐसे जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा, लाइक वो लैंड है, तो उस केस में हो सकता है उस आइटम के ऊपर आपका वो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ना हो पाए। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट, ठीक है, एंटिटीज फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब सुनना, ढंग से सुनना बेटा, ये एग्जाम क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये एग्जाम क्वेश्चन है आपका। द स्कीम फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू नॉन कंपनी एंटिटी शैल कम इनटू इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है, जो आईसीआई ने जो आपके क्राइटेरिया थे उसको चेंज करा। पहले 3 लेवल्स थे, अब इन लेवल्स को बढ़ा के इन्होंने 4 लेवल्स कर दिए और लिमिट्स में भी चेंजेस करे हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या, लेवल 1 क्या होंगी आपकी लार्ज साइज एंटिटीज, लेवल 2 मीडियम, लेवल 3 स्मॉल साइज, और लेवल 4 क्या होगी माइक्रो एंटिटीज। ठीक है, आपने सुना होगा वर्ड एसएमसी। ठीक है, अब लेवल 4, लेवल 3 एंड लेवल 2, ठीक है, आर रेफर्ड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, एमएसएमई, सॉरी एमएसएमईज। नॉन कॉर्पोरेट के अंदर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एमएसएमईज। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 क्या एमएसएमईज है आपकी, और लेवल 1 क्या हो गई आपकी लार्ज साइज हो गई। चलिए जी, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोलता, टर्म स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड एसएमई यूज्ड इन अकाउंटिंग शैल बी रीड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज एंड एमएसएमईज रिस्पेक्टिवली। चलो जी, इस चीज को छोड़ते हैं। अब जो लेवल 1 एंटिटीज होती हैं, लेवल 1 एंटिटीज के ऊपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। बट जो लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है, इनके ऊपर कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल ही नहीं होते, या कुछ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनका कुछ पार्ट एप्लीकेबल होता है, कुछ पार्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो लाइक कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इनसे एग्जेम्प्ट होते हैं। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हो गया, वो एप्लीकेबल ही नहीं है। और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स का मतलब क्या होता है, दैट इज
आपको कुछ पार्ट एप्लीकेबल है, कुछ पार्ट एप्लीकेबल नहीं है आपको। चलिए जी, लेवल 1 लेवल 2। आइए अब मैंने ना ये शॉर्ट में आपके लिए बना रखा है, ये चार्ट से आप पढ़ लो, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, बस यही पढ़ के जाना है, ठीक है जी। अब कुछ कंडीशंस बता रखी है लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए, लेवल 4 के लिए। अब वो कहते हैं जो लेवल 1 2 3 नहीं होगा वो क्या होगा लेवल 4। तो लेवल 4 के लिए कोई कंडीशंस नहीं है हमारे पास। लेवल 1 कौन कौन सी होंगी? वो एंटिटीज जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, चाहे वो इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर हो, जैसे हमने पढ़ा था वहां पर अपने आईएफआरएस के अंदर। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी हो गए, ठीक है। ये भी क्या लेवल 1 में कवर होते हैं, इसका लेवल 2 और लेवल 3 में कवर नहीं होंगे। तो लेवल 2 लेवल 3 वाली कंपनीज जो होंगी, सॉरी आपके नॉन कॉर्पोरेट्स होंगी, ठीक है, वो लिस्टेड नहीं होंगी आपकी। अब ये और ये वाला आपको याद करके जाना है, यहाँ पे समझ आ गया आपको, ये दोनों यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जो आपकी एंटिटीज जिनके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है शेयर्स, सिक्योरिटीज, ठीक है, तो वो लेवल 1 पे आएंगी। बैंक्स और आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हमेशा किस में आएंगी? लेवल 1 पे आएंगी, ठीक है जी। तो वो चीज हो गई। अब लेवल 1 2 3 आपको ध्यान रखना है, टर्नओवर बेस्ड एंड बोरोइंग बेस्ड भी, ठीक है। अगर आपकी टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है तो आप लेवल 1 हो। आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है पर 250 करोड़ तक है, 250 करोड़ से ऊपर होती है, कहां पहुंच जाओगे? लेवल 1 के अंदर, तो लेवल 2 हो आप। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ है, ठीक है, अब 10 करोड़ का मतलब क्या होगा? 10 से 50 के बीच में है, तो आप लेवल 3 हो। डन जी। अब बोरोइंग्स के लिए क्या इन्होंने लिमिट दी? 50 करोड़, 10 करोड़ एंड 2 करोड़। मैं फिर लिख रहा हूं 50, 10 एंड 2 करोड़। और होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ अबव, ठीक है, अगर कोई एंटिटी लेवल 1 है तो उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी भी क्या कहलाएगी? लेवल 1 एंटिटी। अगर कोई एंटिटी लेवल 2 है, उसकी होल्डिंग एंड सब्सिडरी क्या कहलाएगी? लेवल 2। चलिए जी, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में, ये मैंने दे रखा है। लेवल 4 क्या होती है? जो लेवल 1 2 3 नहीं है वो क्या लेवल 4 है। अब उसके बाद मैंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है, जिनकी टर्नओवर जिनका नेटवर्थ जो है 250 करोड़ से कम है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एंटिटीज में इन्होंने दो पार्ट में क्लासिफाई करा, एसएमई और नॉन एसएमई। सबसे पहले इन्होंने डिफाइन करा स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। अब स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी इन्होंने डिफाइन करी, कौन सी होती? कह रहे हैं वो सारी कंपनीज जिनकी इक्विटी या डेट आर नॉट लिस्टेड, ठीक है, और नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब वो सारी कंपनीज जिनके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लिस्टेड है, ठीक है, वो नॉन एसएमई है। आप उल्टा पढ़ सकते हो, कह रहे नॉन एसएमई कौन नहीं हो सकता? विच इज नॉट अ बैंक। आप रिवर्स पढ़ो, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये नॉन एसएमई के अंदर कवर होते हैं आपके। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, टर्नओवर आपकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए 250 करोड़। आपकी टर्नओवर 250 करोड़ एक्सीड कर गई तो आपके ऊपर आईएफआरएस एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। आपकी बोरोइंग्स जो हैं, ठीक है, वो 50 करोड़ से एक्सेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होल्डिंग which is not holding and subsidiary of a company which is not SMC। इसका मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो नॉन एसएमसी है, उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी भी क्या होगी? नॉन एसएमसी होगी। आई बात समझ? ये ध्यान रखना है आपने। तो ये 5 पॉइंट्स इन्होंने बोले हुए हैं, ठीक है। अगर आप एसएमसी कब होगे? अगर आप नॉट लिस्टेड होगे, ये नेगेटिव वे में बता रखा है। आप बैंक नहीं हो सकते और इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो सकते या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकते। आपकी जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती। आपकी जो बोरोइंग्स हैं वो 50 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती। और आप होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी किसकी नहीं हो? वो ऐसी कंपनी जो नॉन एसएमसी है। अगर कोई नॉन एसएमसी कंपनी है, मतलब कोई बड़ी कंपनी है, तो उसकी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी भी नॉन एसएमसी कहलाएंगी आपकी, ठीक है जी। आइए जी, द कंपनी शेल क्वालिफाई एज एन एसएमसी इफ ऑल द कंडीशंस मेंशन्ड देयरइन are satisfied at the end of the relevant accounting period। अब जैसे एग्जांपल दिया वही, फुली एग्जेम्प्ट, एसएमसी के ऊपर कुछ जो एएस है फुली एग्जेम्प्ट है, लाइक एएस 3, 17, 21, 23, 27। लिमिटेड एग्जेम्पशन मतलब क्या होगा? रिलैक्सेशन। एएस 15 के अंदर कुछ रिलैक्सेशन है,
19 के अंदर, 20 के अंदर, 28 के अंदर, 29, 25, अभी आपको ये लर्न नहीं करना, मैंने वैसे बता दिया आपके लिए। अब नॉन एसएमसी मतलब बड़ी कंपनीज हो गई, तो ये कॉर्पोरेट एंटिटीज विच आर नॉट एसएमसीज आर कंसिडर्ड एज नॉन एसएमसीज। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड should complied with presentation and preparation of financial statement। चलिए जी, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है अगर आप कौन हो, नॉन एसएमसी। तो अगर मैं कंक्लूड करूं आपको, जब इन्होंने बात करी एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, अगर आप ध्यान दो मेरी बात पर, ये दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन कॉर्पोरेट्स के बारे में और कॉर्पोरेट्स के बारे में। नॉन कॉर्पोरेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड करा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, और इनको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, दैट इज एसएमसी और नॉन एसएमसीज। ठीक है जी। लेवल 1 इन्होंने क्या बोला, आप लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं आपकी, ठीक है, या फिर इन्होंने क्या बोला आपको, दैट इज आप बैंक्स हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो, और फिर उसके बाद बोरिंग्स की बात करी इन्होंने, फिर आपकी टर्नओवर की बात करी इन्होंने आपसे, इस तरीके से, और ऐसे ही आपका चलता रहा यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किसको करा, एसएमसी को डिफाइन करा, फिर 5 पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक था, इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी, बस यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। लास्ट टाइम फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6 इन्हीं 3 टॉपिक में से आएगा, और उससे उम्मीद है मुझे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं उसके। ठीक है, 10 मार्क्स तक आप सिक्योर कर सकते हो इससे। थैंक यू वेरी मच बेटा।